अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम क्लास आज का जो यूनिट होगा, हमारा जो टॉपिक होगा वो है बर्न पैथोफिजियोलॉजी। तो लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में भी पढ़ा था और इंजरीज के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। इस क्लास में हम इंशाल्लाह हमारा फोकस होगा कि बर्न जो है, जो आप जलना, अगर एक इंसान जल जाए तो उसकी इंटरवेंशन क्या होगी, या हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बर्न हुआ है, या उसकी हम नर्सिंग केयर कैसे करेंगे या मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो भी है। तो इसके बारे में आज का हमारा क्लास होगा इंशाल्लाह। तो बर्न से पहले हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि हमारी स्किन की जो एनाटमी है, क्योंकि हमारे साथ स्किन के साथ रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू डालते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, कि हमारे स्किन का क्या रोल है हमारे जिस्म में। तो आसानी होगी हमारे लिए कि हम अपना जो टॉपिक है वो सही से सीख ले। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ह्यूमन बॉडी का, तो वो स्किन है। जैसे आपको पता है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे साथ हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो सेलुलर लेवल पे आप कह सकते हो मैक्रोफेजेस और जो जितना भी मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी बॉडी का होता है वो स्किन होता है। स्किन जो हमारे साथ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, वेदर चेंज हो गया या कोई और हमारे लिए थ्रेट्स हो गई, जो हमारी बॉडी की इक्विलिब्रियम या होमोस्टेसिस को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ जो स्किन हमारा रोल अदा करता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का करता है, कि हम इन्फेक्शन से जो है बच जाए, माइक्रोब्स ना आए या कोई भी फॉरेन बॉडी है हमारे जिस्म में ना आ जाए। तो स्किन हमारे साथ ये रिलेटिवली एक मजबूत आर्गन है, आप कह सकते हो कि तख्लीक है अल्लाह की, कि मजबूत होता है। लेकिन फिर भी ये हमारे साथ बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, बहुत ज्यादा इंजरीज की बनिस्बत के बहुत ज्यादा इंजरीज हो सकते हैं स्किन में हमारे साथ। जैसे स्किन हमको पता है कि मजबूत किस तरह से है, कि ठंड में हमारे साथ अपनी बॉडी को अडाप्ट करते हैं, सर्दी में अडाप्ट करते हैं। आप मतलब ड्राई इलाके में चले जाते हो, जो भी आपकी सराउंडिंग में होता है, एनवायरनमेंट में होता है, तो आपकी स्किन जो है इस लिहाज से मजबूत है कि उसके साथ फाइट करता है, फेस करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ये भी होता है कि इसमें हमारे साथ इंजरीज भी बहुत ज्यादा हो सकती है। स्किन की आप सिंपल ब्रूसेस से आप ले सकते हो कि अगर आप हल्का सा लग जाए कहीं पर, दरवाजे में हमारी उंगली फंस जाए, या वो छोटी सी जख्म से आप ले सकते हो, और फिर एम्पुटेशन तक हम जा सकते हैं स्किन में, कि यार कोई डायबिटिक फूड हो गया, एक डायबिटिक पेशेंट है और उस में हम एम्पुटेशन करते हैं, तो स्किन से रिलेटेड हमारे साथ होता है कि ये ठीक तो है कि मजबूत है हमारे जिस्म में, लेकिन फिर इसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और ये चीजें हमारे साथ आती है। तो अच्छा, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से कि और क्या क्या है। एज अ नर्स, अगर कोई हमारे स्किन पे ब्रेकडाउन हो जाए, कोई जख्म हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हमारी स्किन में हमारे साथ आ जाए, तो हमने सबसे पहले स्किन के लिए क्या करना है। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आप कह सकते हो प्रोटोकॉल या प्रिंसिपल, कि उसको हमने नजर में रखना है। अगर कहीं पर हमारी स्किन से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा पहला जिम्मेदारी या फर्ज ये होगा कि हम ब्लीडिंग को स्टॉप करें। दूसरा हमारा ये होगा कि आपको पता है, जैसे एक क्लास में मैंने मेंशन किया था कि हेल्थ के हवाले से दुनिया में दो गोल्स है हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए। एक मेंटल हेल्थ पे फोकस है, और दूसरा इन्फेक्शन कंट्रोल पे है हमारे साथ। इन्फेक्शन कंट्रोल, जो आप क्वेट का सिनेरियो देख रहे हो, आप दूसरा वेव जो शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा कॉलेज और इंस्टीट्यूट फेडरल से नोटिफिकेशन हो गया कि बंद हो गए, तो ये सारा इन्फेक्शन कंट्रोल जो है, ये भी दुनिया का फोकस है कि ना हो ना। तो इसलिए आप एज अ नर्स आपने दूसरा क्या करना है, अगर कहीं पर आपके साथ ब्रेकडाउन हुआ है, तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो स्टॉप करना है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही या ब्लीडिंग आपने स्टॉप कर दी, तो ब्लीडिंग के साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके साथ वूंड है या जहां पर ब्रेकडाउन हो गया है स्किन का, वो आपने क्या करना है, कंटेमिनेशन फ्री करना है। आपने उसकी आपने वॉश करना है, कि जो माइक्रोब्स या जो हाजर फैला सकते हैं, जो नुकसान दे सकते हैं, वो माइक्रोब्स आप हटा लें। तीसरी बात जो आपके साथ जो आपने प्रोटेक्ट करना है उस वूंड को,
आपने हैंडल सही तरीके से करना है कि आप लोगों ने इमरजेंसी में काम किया होगा बहुत सारों में, या जो आईसीयू में आप लोग देखते हो कि यार रोड साइड अगर एक्सीडेंटल केस आ जाए या कोई कुछ भी हो, आप उसमें देख सकते हो कि उसमें किस तरीके से वुंड्स होते हैं। तो उसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल मुझे फ्रैक्चर हो गया हाथ में, ठीक है। अब फ्रैक्चर मेरे बोन में हुआ है लेकिन स्किन भी मेरे इसके साथ है, यहाँ पर मसल्स है, यहाँ पर सब कुछ है। अगर मैं बर वक्त इसको सही से हैंडल ना कर लूं तो ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ा सकता है। तो जो भी वुंड है, अगर छोटा है बड़ा है, अगर आपके है तो आपने क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तीसरा जो है, आपने क्या करना है, आपने उसकी ड्रेसिंग करनी है जहां पर भी आपके साथ कोई इंजरी हुई है या स्किन ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। अब स्किन जो है ये हमारे साथ करते हैं थिकनेस में, इसकी मोटाई और पतलाई में ये वेरीज करते हैं। जो हमारे साथ बच्चे होते हैं, जो हमारे साथ यंग लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनमें जो ये स्किन है वो थिन होता है, हमारे साथ पतला होता है, ठीक है। और जो हमारे साथ ओल्ड एज होते हैं उसमें भी ये स्किन जो है वो बहुत ज्यादा पतला होता है। और जो हमारे साथ मिडिल एज वाले होते हैं तो उसकी जो स्किन का जो टोन है बनिस्बत ओल्ड एज और यंग एज के, वो काफी आपके साथ कह सकते हो कि वो नॉर्मल होता है, ज्यादा थिन नहीं होता हमारे साथ, ठीक है। अब एक और बात कि हमारी जो बॉडी है उसमें थिन लेयर जो है, जो जहां पर हमारी स्किन थिन है, वो हमारे आईलिड है, लिप्स में हमारे साथ जो है स्किन जो है बहुत ज्यादा थिन है, पतली है हमारे साथ, एयर्स में है हमारे साथ, ठीक है। स्क्लेपल में है हमारे साथ, बैक सोल जो हमारे बैक का बॉडी है वो भी हमारे साथ थिन है। और उसके अलावा 16 फीट जो है वो भी हमारे साथ क्या है, थिन है हमारे साथ। थिन स्किन हमारे साथ इसलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इजीली डैमेज हो सकता है। तो जब हम केयर प्रोवाइड करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि ये कौन से स्किन पे जो हमारे साथ हुआ है, इंजरी हुई है या ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो या बर्न हुआ है, बेसिकली जल गया है हमारे साथ। तो ये जगह है जहां पर हमारे साथ स्किन जो है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। अब स्किन के जो है, तो बेसिकली हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। लेकिन बेसिकली जो लेयर है या जिसे आप ट्रू लेयर आप स्किन कह सकते हो, वो आपके साथ एपिडर्मस है और डर्मस है, ठीक है। एपिडर्मस जो हमारे साथ एक्सटर्नल लेयर होता है स्किन का, जो आपकी जिस्म का हिस्सा है जो एक्सपोज है, जिसपे आपके साथ आप बाल्स होते हैं आपके साथ, इसको आप ये एपिडर्मिस पे हमारे साथ आता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल लेयर है ये मजबूत भी होता है हमारे साथ। उसके बाद हमारे साथ इनर लेयर होता है जिसको हम डर्मस कहते हैं, और ये एपिडर्मिस के नीचे होता है। और इसके अलावा हमारे साथ एक और भी होता है जिसको हम हाइपोडर्मस कहते हैं, या सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है उसको कहते हैं हम, ठीक है। आवाज सही आ रही है मीरब? अच्छा, ठीक है। तो डर्मस भी हमारे साथ ये इनर लेयर होता है। आप यहाँ पर देखें, ये हमारे साथ एक डायग्राम है हमारे स्किन का, जिसमें हमारे साथ होते हैं। आप यहाँ राइट साइड पे देख सकते हो कि ये जो पहला वाला लेयर है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे साथ एपिडर्मस है, इसके नीचे हमारे साथ डर्मस है। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है हमारे साथ, इसको हम हाइपोडर्मस भी कहते हैं, ये नीचे वाला, ये, ठीक है। इसको हम हाइपोडर्मस भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन में क्या क्या होता है, हेयर्स होते हैं, हमको पता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ पोर्स होते हैं। पोर्स जहां से हमारे साथ पसीना निकलता है हमारा, या और आयली सिक्रीशन हमारी बॉडी से होते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे साथ। इसके अलावा ये जो लेयर होता है स्किन का, ये जो आप ये मेम्ब्रेन जैसे कह सकते हो, इसको हम जर्मिनल लेयर ऑफ एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। सबाक्शियस ग्लैंड्स होते हैं हमारे साथ, ये मुख्तलिफ चीजों में काम आते हैं, लाइक इस ग्लैंड से मुख्तलिफ सिक्रीशंस होते हैं और मुख्तलिफ फिनामिनाज में वो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है। एरेक्टर फाइल मसल्स जो है, अगर आप ये से देख सकते हो, एरेक्टर फाइल मसल, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये जहां पर मैं माउस लगा रहा हूँ, मुकद्दस, ये नजर आ रही है आप? अच्छा, ये एरेक्टर फाइल मसल जो है, इसको इसका मैकेनिज्म किसी को पता है कि ये इस इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, या स्किन में क्या रोल है? अच्छा, तो ये
एरेक्टर फाइल मसल जो है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। ये एरेक्टर फाइल मसल जो है, ये बेसिकली क्या करता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आप जब कभी डरते हो या उर्दू में क्या कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो गए, जो बाल जो है आपके वो खड़े हो जाते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हो या डरते हो। कभी आपने फील किया हुआ है कि आपके जिस्म के बाल जो है वो खड़े हो गए हो? आप लोगों ने किया हुआ है ये एक्सपीरियंस? अच्छा, अब ये बाल कैसे हमारे साथ खड़े होते हैं? तो ये हमारे साथ एरेक्टर फाइल मसल की वजह से होते हैं। कि अगर स्ट्रेस होता है हमारे साथ, तो एक मैकेनिज्म होता है कि हमारी बॉडी का जो बॉडी है उसकी टेम्परेचर हमारे साथ क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। और जब ये ठंडी हो जाती है, ये मसल हमारे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये हमारे साथ जहाँ से हेयर निकला हुआ है, हेयर फॉलिकल्स जो है उसके साथ यहाँ पर अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बाल हमारे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसका ये रोल भी हमारे साथ है। इसके अलावा हमारे साथ नर्व होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर स्किन में, अब नर्व का क्या काम है हमारी स्किन में, जो जिसे हमें टेम्परेचर का पता चलता है कि हमारे साथ कोल्ड है या हमारे साथ गर्म है, ठीक है। इसके अलावा आपको आपकी जो पेन सेंसेशन है, टच सेंसेशन है, ठीक है, सेंसरी नर्व्स है हमारे साथ। तो ये सेंस कर सकते हैं हमारे साथ और ये मैसेज फिर लेके जाते हैं ब्रेन में। या आपकी उंगली कहीं पर लग जाए तो वो मैसेज जो है वो सेंसरी नर्व्स के जरिए हमको पता चलता है, ठीक है। स्वीट ग्लैंड्स है हमारे साथ, जो उसका टॉप होता है जिसे हम पोर्स कहते हैं, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स हो गए, ब्लड वेसल्स हमारे साथ आ गए हैं। ब्लड फ्लो यहाँ पर होता है। आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए भी ब्लड फ्लो जरूरी है, क्योंकि ब्लड फ्लो हमारे साथ क्या होता है, न्यूट्रंस आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं हमारी स्किन में, ठीक है, जो हमारे स्किन के काम आता है। या कोई इंजरी होती है तो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स जो है, हमारी बॉडी की सोल्जर सेल्स जो है, वो ब्लड वेसल के जरिए हमारे साथ आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सबक्यूटेनियस फैट है, फेशिया है, और हमारे साथ क्या है, मसल्स आ गए हमारे साथ उसके बाद। तो आवाज सही आ रही है, समझ आ रही है जो जो मैं कह रहा हूँ? अच्छा। किसी ने ज्वाइन नहीं किया, मुझे आवाज सुनाई दी। अच्छा, आते हैं एक मिनट। अब हमारे साथ जो ये तो स्किन की आप इंटरनल एनाटॉमी आपको पता चल गई कि हमारे साथ तीन लेयर होते हैं। जो दो ट्रू लेयर है जिसे हम कहते हैं, वो एपिडर्मस और डर्मस हो गया, और एक हाइपोडर्मस, ठीक है। फिर आपने सब चीजें देखी। इसके बाद हमारा जो स्किन है, इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। कहाँ पर, हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। और बॉडी की जो हमारे साथ ओपनिंग होती है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारे माउथ हो गया, हमारा नोज हो गया, ठीक है, या और ओपनिंग्स हमारी बॉडी की हैं, तो वो हमारे साथ किस चीज से होता है, वो हमारे साथ वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। हमारे साथ क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, ये हमारे साथ वाटरी सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है कि यह हमारे साथ लुब्रिकेट है। जैसे हमारे माउथ केविटी हो गई, ठीक है, तो वहां पर हमारे साथ ये म्यूकस हमारे साथ आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप जो हमारी स्किन हमारे लिए करता क्या है, हमको पैथोजन से क्या करता है, हिफाजत करता है, ठीक है। हमारी बॉडी को में जो फ्लूइड होती है, जो वाटर होती है, उसको क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं, जज़ब करते हैं कि हमारी बॉडी की काम आ जाए। और हमारे जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, हमने होमोस्टेसिस पढ़ा था, आपको याद होगा। तो इस होमोस्टेसिस की इक्विलिब्रियम को सही रखने के लिए भी हमारी स्किन जो है अपना रोल अदा करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो है यहाँ पर सेंसरी नर्व्स होते हैं, जो हमारा इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ और फ्रेंडली बनाता है। कि जहाँ पर अगर हमारी स्किन में ये क्या हो गया कि अगर यहाँ पर सेंसरी नर्व्स नहीं थे, तो आप अगर कुछ पका रहे होते तो आपकी जो हाथ जल जाते, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। और भी ज्यादा रिस्क हमारे साथ हो सकते हैं अगर जो सेंसरी नर्व हमारे स्किन में अगर नहीं होते। तो ये हमारी स्किन की काम है। उसके अलावा हमारे साथ जो स्किन है, any break in the skin allow bacteria to enter in,
रेज पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, फ्लूइड लॉस एंड लॉस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल। अच्छा, अब अगर हमारी स्किन में कहीं पर ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन के जरिए से क्या होते हैं हमारे स्किन में, आपको पता है कि एडवांटेज बैक्टीरिया, आप जो है मल्टीपर्पज बैक्टीरिया जो बस इस आपकी स्किन में हमारे साथ होते हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि हैंड वॉशिंग हमारे साथ जो है वो बहुत ज्यादा ही तरजीह देते हैं। अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल में इसके रोल देखे, वो क्यों देते हैं कि हमारे हाथ में बहुत ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं जिसको हम नहीं देखते, और ये माइक्रोब्स या ये बैक्टीरिया हमारी पूरी जिस्म में मौजूद होती है। तो जब हमारे स्किन ब्रेक डाउन होता है तो ये बैक्टीरिया, ये पैथोजन हमारे जिस्म में अंदर जाते हैं और वो हमारे लिए इन्फेक्शन का सोर्स बनता है, ठीक है। और या अगर हमारी स्किन के ब्रेक डाउन हो जाए तो इसके अलावा हमारे साथ क्या होता है, फ्लूइड लॉस भी हमसे होता है, ठीक है, जो हमारे साथ आप डिहाइड्रेशन भी जा सकता है बंदा, ठीक है, सेकेंडरी काज हो सकता है हमारे साथ। इसके अलावा जो लॉस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल है, जैसे हमने कहा कि स्किन के जरिए हमारा टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, तो वो लॉस ऑफ कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल भी हमारे साथ हम जाया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके इसके जरिए हमारे साथ ये भी हो सकता है, ये सब कुछ। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बर्न क्या है। तो रिगार्डिंग टू WHO, आवाज सही है ना मेरा मुकद्दस? आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे साथ बर्न क्या है। तो WHO वाले कहते हैं कि ये हमारे साथ वो इंजरी है स्किन की, ठीक है, जिसमें हमारे साथ क्या होता है, या वो इंजरी जिस जिस वजूहात से होती है, या तो हमारे साथ रेडिएशन से हो जाती है, ठीक है, या रेडियो एक्टिव रेज हमारे साथ हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है हमारे साथ, या फ्रिक्शन हो सकता है, या हमारे साथ कांटेक्ट हो सकता है केमिकल या मैकेनिकल इंजरीज भी हमारे साथ उसके जरिए से हो सकते हैं। मैकेनिकल, लाइक फॉर एग्जांपल, आप आग ने आपकी हाथ आग से जल गया। बेसिकली बर्न हमारे साथ उर्दू में क्या चीज है, जलना है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ वाले क्या कह रहे हैं, डब्ल्यूएचओ वाले कह रहे हैं कि बर्न हमारे साथ स्किन की वो इंजरी है, ठीक है, जो हमारे साथ काज होती है किस वजूहात से, एक रेडिएशन की वजह से, या रेडियो एक्टिव रेस की वजह से हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकती है, फ्रिक्शन, या अगर कोई केमिकल्स है, लाइक फॉर एग्जांपल एसिड हो गया, इस वजह से अगर हमारी स्किन जो है वो जलती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बर्न कह सकते हैं, ठीक है। अब बर्न की पैथोफिजियोलॉजी जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हर जो बर्न हमारे साथ जो हो, तो उस बर्न का क्या होगा कि सिविरिटी जो होगी उसकी, वो डिपेंड होगी कि यार हमारी स्किन जो है वो एक्सपोज कितने कितने कितना हुआ है उस चीज की, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में कितना हुआ है एक्सपोज जिसम, या हमारे साथ जो है उसकी शिद्दत क्या थी, ठीक है। एक शॉर्ट सर्किट अगर आप देख लो कि जो हमारे साथ डीसी बिजली होती है, तो अगर उस वो आपको करंट देती है तो उससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जो मेन लाइन होता है आपका, अगर उससे आपको करंट लग जाए तो आपको बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेवरिटी ऑफ थर्मल वुंड को रिलेट डायरेक्टली विद टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स आर सब्सटेंस, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि यार कितने टाइम में आप एक्सपोज हो गए, ठीक है, या कंसंट्रेशन क्या था, शिद्दत क्या थी, या जो है टेम्परेचर उसकी क्या थी, ठीक है, या जो है जो जिस ऑब्जेक्ट पे आप एक्सपोज हो गए वो ऑब्जेक्ट किस तरह का था, ठीक है। तो इस पे हमारे साथ ये डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारे साथ जो द ग्रेटर द हीट एनर्जी द डीपर द वुंड, अगर आप हमारे साथ हीट की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो उतना हमारे साथ जख्म ज्यादा होगा, डीपर होगा हमारे साथ, या हमारे साथ जितना एक्सपोजर ज्यादा होगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा नुकसान हमें मिलेगा। पीपल रिफ्लेक्सिव लिमिट हीट एनर्जी एंड एक्सपोजर टाइम, जो हमारे साथ एक बात जो हमने की थी कि हमारे साथ यहाँ पर सेंसरी नर्व्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप आग पे आपके हाथ जलने लगता है, ठीक है, तो अगर आपको पता चले कि आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों में आप हीटर पे बैठे हो, ठीक है, या आग के लिए बैठे हो, तो आप जलते हो तो आप आपको क्या करते हो, उससे अलग करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अडाप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो
उसकी शिद्दत जो है फिर आप बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है और अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप आग में कहीं घर में आप ट्रैप हो जाओ तो वहां पर आग की शिद्दत भी ज्यादा होगी और आप उससे नहीं निकल पाओगे। तो यही कह रहे हैं अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा तो नुकसान ज्यादा होंगे। और एक ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोजर या उसका जो वोल्टेज है वो ज्यादा होगा तो बंदा ट्रैप हो जाता है अनकॉन्शियसली उस ट्रैप में, जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई या जो आप रेडियो एक्टिव रेज हो गए आपके साथ, ठीक है, या आपके साथ ये चीजें होगी तो वहां पर आप ट्रैप होंगे अनकॉन्शियसली और फिर अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ जब बर्न होता है तो या हमारे साथ ट्रॉमा होता है, ठीक है, हमारे साथ पेन होता है सेट ऑफ इंजरी में, यहाँ पर हमारे साथ स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग आपने एक बात याद रखनी है कि स्वेलिंग यहाँ पर हमारे साथ आपने एक चीज कही थी इससे पहले जो इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो आप इन्फ्लेमेशन भी होता है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि आपका स्किन जो है वो बहुत कम जल गया तो वहां पर ब्रोसिस बन जाते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं आप लोग उसे, तो वो बन जाते हैं, ठीक है। और डिस्कलरेशन हमारे साथ हो जाए तो डिस्कलरेशन हमारे साथ क्यों होता है, क्यों हमारे जो स्किन होते हैं सेल स्किन वो डेथ हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है उसका, तो उस वजह से हमारे जो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां पर हमारे साथ क्लाट्स जो है वो बनते हैं और उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब हमारे साथ केमिकल बर्न, केमिकल बर्न जो आप केमिकल आप जानते हो, मुख्तलिफ केमिकल जो हमारे टॉक्सिक्स होते हैं जो हमारे जिस्म को जला सकता है, ठीक है। तो जब बंदा उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो उसकी स्किन जो है वो जल जाती है। आप एसिड ले सकते हो उसकी, ठीक है, या स्ट्रांग अल्कलाइंस आप ले सकते हो इसके लिए, ठीक है। और ये जो है द आई आर पर्टिकुलरली वनरेबल, अगर ये जो है हमारे साथ अगर ये केमिकल हमारे आंखों में लग जाए तो इसकी इंजरी हमारे साथ वो परमानेंट हो जाएगी फिर, ठीक है, हम कोप नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे जिस्म में लगती है तो शायद हो सकता है कि हमारी बॉडी और जगह वो हील हो जाए, लेकिन जहां पर जो सरफेस एरिया होता है हमारी स्किन का वहां पर हमारे साथ क्या हो जाए, वो डेड स्केल का अकुमुलेशन हो जाए और वो चीजें कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन बनिस्बत आई की वो थोड़ा सा कम होगी, वो पर्टिकुलरली ज्यादा वनरेबल है हमारी केमिकल इंजरीज के लिए, हमारे आंख के, ठीक है। अच्छा, ये भी इस तरीके से है कि द सिविरिटी ऑफ बर्न इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ केमिकल, जो शिद्दत होगी जलने की वो हमारे साथ रिलेटेड डायरेक्टली रिलेट होंगे टाइप ऑफ केमिकल की, कि कौन सा केमिकल जो है वो हमारे साथ क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें लग गया है ह्यूमन बॉडी में और हमें हम जल गए उसके साथ, या कंसंट्रेशन जो होंगे कि केमिकल की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, या ड्यूरेशन हो गया कि आप कितने टाइम तक आप क्या होंगे इस पे एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जगह काम करते हो जहां पर आप लेबोरेटरी कह सकते हो कि केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, ठीक है, या कुछ और, तो आपने वहां पर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर यूज करने हैं। अगर कहीं अपने हाथों पे ग्लव्स लगाने हैं और स्पेशली आपने क्या करने हैं, आई प्रोटेक्टर जो आई शील्ड आप कोविड में आप देख रहे हो, या गॉगल्स है या फेस शील्ड है, तो वो आपने लगाना है अगर आप ऐसी केमिकल्स के साथ एक्सपोज हो रहे हो तो, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट हमारे साथ क्या होगा अगर हमारे साथ केमिकल बर्न हो एक बंदे का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो केमिकल जो है वो हम रिमूव करेंगे पेशेंट से। क्या करेंगे, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने एक सीवियर केस देखा था बन का अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कि एक बंदा था वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ही जल गया था, ठीक है। और वो ही एक तरकान था, उर्दू में क्या कहता है कहते हैं उसे, तरकान तो उर्दू किसो है, तरकान तो उर्दू, हाँ, तरकान, अच्छा, वुड कटर आप कह सकते हो, जो फर्नीचर वगैरह बनाता है, तो उसकी दुकान में वो था और उसकी वजह से उसका स्किन जो है निक के नीचे पूरा जल गया था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ग्लव्स लगाए और उसकी बॉडी को पूरा नॉर्मल सलाइन से वॉश कर दिया। तो हम क्या कर रहे थे उस टाइम, हम रिमूव कर रहे थे अगर कोई केमिकल पार्टिकल अभी भी उसकी स्किन में है तो वो चला जाए, या कोई माइक्रोब जो है जो हमारे स्किन में होती है और वो इन्फेक्शन की सोर्स बन सकते हैं तो वो हमारे साथ क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने उस हजर्ड को खत्म करना है, ठीक है, जो नुकसानदेह चीज है। अच्छा, ऑलवेज ब्रश ड्राई केमिकल ऑफ द स्किन एंड क्लॉथिंग बिफोर ब्लशिंग विद वाटर। आपने क्या करना है, उसके बाद जो स्किन है आपने उसको पूरा ड्राई करना है, ठीक है, कपड़े पहनने से पहले, ठीक है, और उससे पहले आपने क्या किया होगा, वॉश किया होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने जो पेशेंट की क्लास है वो आपने रिमूव करने होते हैं, क्या, और क्लास जो है वो
पहन ले। अच्छा, for liquid chemical immediately begin to flush the burn area with lot of water, continue flooding the area for 10 to 15 minutes after the patient say the burning pain has stopped। अच्छा, अब ये चीजें आपने जहन में याद रखनी है कि हम तो वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन या जो भी हमारे साथ उस टाइम पे हम पॉसिबल है, ठीक है, तो हम वॉश करेंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट तक हमने फिर भी उसको क्या करना है, वॉश करना है। क्योंकि जब हमारे साथ पेशेंट कहे कि यार अभी मुझे पेन नहीं हो रहा, उसके बाद भी आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है उसको वॉश करना। If the patient eye has been burned, hold the eyelid open while flooding the eye। अब अगर एक बंदा कहते हैं कि मेरे आंखों में भी केमिकल्स गए हैं, तो आपने उनकी आंखें बंद नहीं करने, खुले आंखें रखनी है और उसके साथ आपने उसकी आंखें वॉश करने हैं, उसको आपने बंद करने नहीं देना, ठीक है। तो ये भी आपने मैनेजमेंट में ख्याल रखना है। अब अगर हमारे साथ इलेक्ट्रिकल बंद हो जाए, बिजली से अगर हम एक बंदा जल जाए, ठीक है, तो क्या करेगा बंदा, मे बी द रिजल्ट ऑफ कांटेक्ट विद हाई और लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इस तरीके से है कि यार वोल्टेज क्या है, शिद्दत क्या है। पहले हमारे साथ था थर्मल था कि आग की शिद्दत क्या है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ था केमिकल की शिद्दत क्या है। तो इस तरीके से हमारे साथ बर्न की शिद्दत होगी, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देयर मस्ट बी अ कंप्लीट सर्किट बिटवीन द सोर्स एंड द ग्राउंड। अगर हमारे साथ बिजली की वजह से है, तो ये एक सर्किट बना होता है उस इंसान से और जमीन और इस चीज से, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको डिस्कनेक्ट करना होता है कि यह बंदा बच जाए, ठीक है। एनी हाउ आपने क्या करना है, एनी सब्सटेंस दैट प्रिवेंट दिस सर्किट एज कॉल्ड इंसुलेटर। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी जाती है, ठीक है, बिजली की तार में। तो बिजली की तार का जो आपने प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक है, तो ये प्लास्टिक की कोटिंग को इंसुलेटर कहता है हमारे साथ। और ये इंसुलेटर हमारे साथ बेसिकली क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल रेज है या जो हमारे साथ करंट इसमें जा रहा है या वोल्टेज जो है, इसको प्रिवेंट करता है कि इससे बाहर ना निकले, मुझे नुकसान ना दे या हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना दे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो बिजली की अगर हमें लगती है, बिजली लगती है कहीं पर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इंसुलेटर है वो हमारे साथ क्या हुआ है, कंप्रोमाइज हुआ है और उससे वोल्टेज बाहर निकला है और वो ह्यूमन की कांटेक्ट में आ गया है, ठीक है। और वो चीज जो हमारे साथ अलाउ करता है करंट को कि वो फ्लो करे, ठीक है, इस बिजली की तार में, उसको हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे साथ ये बेसिकली मैकेनिज्म था इलेक्ट्रिसिटी का कि हमारे साथ होता है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये अच्छी कंडक्टर की तरह काम कर सकता है कि वो अच्छी तरीके से इसमें बिजली का करंट पास हो सकता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो इस वजह से अगर करंट पास होगी हमारी बॉडी से, तो वो हमें नुकसान देंगे, क्योंकि हमारे साथ इंसुलेटर की कोई चीज वैसे मैकेनिज्म हमारी बॉडी में नहीं है, ठीक है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज हैव इफेक्ट ऑन द सीरियसनेस ऑफ द बर्न। अब हमारे साथ जिस टाइप की का करंट हमें लगता है या जिसकी शिद्दत आप कह सकते हो, मैग्नीट्यूड कितना है या वोल्टेज कितना है, तो उससे मुताबिक हमारे साथ बर्न होगा। लाइक हमारे साथ एक रिलेटिव है, बच्चा था, उस टाइम उसको पतंग उड़ा रहा था, हम बच्चे थे साथ में, और उसको बिजली का करंट लग गया था, जो मेन बिजली का तार होता है, और उसकी वजह से उसका हाथ कट गया था। तो वो क्यों था, क्योंकि वहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है और वो बंदा वहां पर एक्सपोज हो गया था, तो उसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा थी। आप डेली रूटीन में देखते हो कि आप बिजली के जो मोबाइल का चार्जर होता है, आप अपनी टंग के साथ, अपनी जुबान के साथ इसको आप टच करते हो, वहां पर भी आपके साथ करंट आता है लेकिन आपको नुकसान नहीं देता। तो यहाँ पर वोल्टेज का मसला होता है। तो यही बात कह रहे थे कि टाइप हमारे साथ होगा या जो करंट होगा वोल्टेज, और इसके मुताबिक हमारे साथ जो सीरियसनेस होगा बर्न का वो होगा, ठीक है। योर सेफ्टी इज ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस, और आपकी हिफाजत जो है वो सबसे पहली जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि हर इंसान पे उसकी हिफाजत करना फर्ज है, ठीक है। नेवर अटेम्प्ट टू रिमूव समवन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सोर्स अनलेस यू आर स्पेशली ट्रेन टू डू सो। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर अस्पताल में आप काम कर रहे हो या घर में हो या आप कहीं घूमने गए हो, वहां पर किसी को बिजली ने पकड़ लिया, तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर बिजली ने पकड़ लिया तो मैंने क्या करना है, तो आपने नहीं करना उसको, अलग नहीं करना, कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप
जो है बहुत ज्यादा नुकसान अपने आप को भी पहुंचा सकते हो और उस बंदे को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ख्याल रखना है कि आप ट्रेन नहीं हो तो आपने किसी को इससे अलग नहीं करना। अच्छा, burn injury appear where the electricity enter and exit the body। अब हमारे साथ एक बंदे को करंट लग गया है, ठीक है। अब ये करंट का जो है इंजरी हमारे साथ बॉडी में कहाँ होगा, तो इंजरी हमारे साथ उस जगह पर होगी। बेसिकली ये वोल्टेज या जो करंट है पूरी हमारी बॉडी में चलता रहता है ना, लेकिन इंजरी हमारे साथ जहां पे हमारे साथ क्या होती है, बिजली आती है और निकलती है। जहां पर हमारे साथ हम एक्सपोज हो गए, लाइक अगर कोई तार से मेरा हाथ लग गया है, मेरी उंगली लग गई है, तो बर्न या वूंड या नुकसान मेरी उंगलियों में नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ दो डेंजर है। देयर में बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डीप टिश्यू इंजरी। एक तो ये हो सकता है कि हमारे साथ डीप टिश्यू इंजरी हो सकती है हमारे साथ, या द पेशेंट में गो इनटू अ कार्डिक और रिस्पिरेटरी अरेस्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। या तो पेशेंट हमारे साथ क्या हो सकता है, कार्डिक या रिस्पिरेटरी अरेस्ट में भी जा सकता है इलेक्ट्रिकल शॉक से। समझ आ रही है आप लोगों को, और साथ में आवाज भी आ रही है या नहीं? अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? हमारे पठानों के लिए उर्दू भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्लियर है सर। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? अच्छा, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता चला है कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न है उसके हमारे साथ दो बहुत ज्यादा बड़े नुकसानात हो सकते हैं हमारे साथ। एक तो डीप टिश्यू इंजरी हो सकती है, जहां पर फिर वो जगह हमने क्या करना है, रिमूव करना होता है इंसान से। ठीक है। या दूसरा कार्डिक या रिस्पिरेटरी अरेस्ट भी हमारे साथ हो सकता है। और इलेक्ट्रिक जो हमारे साथ बर्न है वो हमारे स्किन को कुछ इसी तरीके से डिमेज करता है। आप देख सकते हो कि ये हमारे साथ स्किन है, उसमें मसल है, और जो टिश्यू हमारे साथ डिमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी में आता है। एंट्रेंस पॉइंट हो गया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बिजली का तार आया हुआ है और ये हमारे साथ ट्राइंगल की तरीके से हमारे जिस्म में जा रही है उसकी करंट। अब मैनेजमेंट क्या होगी? मैनेजमेंट ये होगी कि एप इंडिकेट बिगिन सीपीआर ऑन द पेशेंट एंड अप्लाई एईडी। अच्छा, आपने अब क्या करना है, यही करना है कि आपने अगर बंदा, आप देख सकते हो कि यार कार्डिक अरेस्ट या रिस्पिरेटरी अरेस्ट का कोई सीन हो गया है या आपका पेशेंट कोलैप्स हो गया है, तो आपने क्या करना है, सीपीआर करना है। आपने बीएलएस और एसीएलएस हॉस्पिटल में किया होगा, आपको पता है कि सीपीआर कैसे होगा फिर। तो आपने उस चीज, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। आपने डिफिब्रिलेटर को भी प्रिपेयर रखना होता है। अगर कहीं पर आप हॉस्पिटल में हो, आप पीआर में हो और आपको कॉल आ जाए कि यार वहां पर हमारे साथ इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लोग अस्पताल आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या इस चीजों को तैयार रखना है, एईडी को तैयार रखना है, डिफिब्रिलेटर को तैयार रखना है। ठीक है। आपने ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लीमेंट को या मॉनिटर्स जो है उसको आपने रेडी करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी काम आएंगी। ठीक है। ट्रीट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी विद ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग। अगर आपके साथ इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपके साथ हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है लेकिन ड्राई के साथ। ठीक है। आप केमिकल को आपने पानी के साथ करना है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ड्राई, उस साइड को आपने ड्राई रखना है। प्रोवाइड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगर कहीं पर जो हमारे साथ एक मिसकंसेप्शन भी है हमारे, खासकर हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में, और का तो मुझे नहीं पता, कि कहीं पर अगर किसी को शॉर्ट सर्किट लगता है या ये चीज होती है किसी बंदे को, तो उसको जमीन में क्या करता है, उसको दफनाता है। ठीक है। तो आपने ये चीज नहीं करनी। अगर आपके मोहल्ले या वगैरह में चीज होती है तो आपने डायरेक्ट उसको क्या करना है, अस्पताल तक पहुंचाना है, क्योंकि वो बंदा रिस्पायरेटरी या कार्डिक अरेस्ट में होगा। और वो आप क्या करोगे, आप उसको जमीन में
दफनाओगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। उस बंदे को सीपीआर की जरूरत होगी, उसको शायद ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उसको ये चीजों की जरूरत होगी। तो आप जमीन में अगर आप उसको दफनाओगे तो जरूर, अगर वो नहीं मरेगा तो आप लोग उसको मार डालोगे। तो आपने ख्याल रखना है इसको, और अवेयरनेस देनी है अपने बच्चों को, और जो आपके सर्कल है वहां पर। अच्छा, थर्मल बर्न के बारे में हम एक बार डिस्कस किया, फिर से करते हैं जो हमारे साथ। अच्छा, ये हमारे साथ हीट की वजह से काज होता है। आग हो सकती है, आपका हीटर हो सकता है, जो आपके साथ सन हो सकता है, सन बर्न आप थर्मल में आपके साथ आ सकता है, ठीक है, हीट की वजह से। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली दे आर काज्ड बाय स्केल्ड और अन ओपन फ्लेम। जो हमारे साथ ये जो ओपन फ्लेम हो, आग की शुगले आप कह सकते हो, कि उससे ये चीज आपके साथ क्या हो सकती है, काज हो सकती है, आपकी थर्मल बर्न हो सकता है आपको। अ फ्लेम बर्न इज वेरी ऑफ्टन अ डीप बर्न। जो हमारे साथ आग की शुगलों से आपके साथ जो बर्न होता है, तो ज्यादा डीप हो जाता है, ठीक है। हार्ड लिक्विड प्रोड्यूस स्क्लेड इंजरीज। और आपके अगर गर्म पानी आपके हाथ में हो जाता है, तो आपके साथ स्क्लेड जो है वो बना लेता है। क्या कहते हैं स्क्लेड को उर्दू में, क्या कहते हैं सर? SCLD, स्क्लेड। आप लोगों को पता है स्क्लेड को उर्दू में क्या कहते हैं? SCLD, स्क्लेड। जाले। हाँ हाँ, नहीं उर्दू में क्या कहता है स्पेसिफिक, आप उर्दू में चेक कर लो। जाले हो सकता है कि आपने देखा होगा, हर कोई बंदा जल गया है या किसी को जलता हुआ देखा है गर्म पानी से। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly। जो बॉयल जैसे बन जाते हैं, ब्रूसेस बन जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो एक हमारे साथ वो भी होती है, थर्मल बर्न में हमारे साथ आती है, ठीक है। कमिंग इन कांटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ कांटेक्ट बर्न। या आप किसी गर्म चीज के साथ आपका कांटेक्ट आ जाता है, लाइक बर्तन हो गया, आप कुछ पका रहे हो या चाय पका रहे हो उसके साथ, तो थर्मल बर्न हमें उससे हो सकता है, ठीक है। स्टीम बर्न कैन प्रोड्यूस अ टॉपिकल बर्न। अब जो स्टीम बर्न है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कुकर में गोश्त पका रहे हो, ठीक है, और आप जल्दी से कुकर को आपने क्या किया, खोल दिया, और वो जो भाप है वो आ गया और आपकी चेहरे पर लग गया, ठीक है। तो स्टीम बर्न है हमारे साथ। उसके साथ आपके साथ क्या होता है, वो टॉपिकल बर्न आप बन सकता है हमारे साथ। फ्लैश बर्न जो है वो हमारे साथ एक्सप्लोजन से होता है, कि कहीं पर एक्सप्लोजन हो गया, या घर में आपके साथ कुकर फट गया, या कोई धमाका, अल्लाह ना करे हालात उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, अमन रखे अल्लाह। तो अगर उस चीज है तो आपके साथ क्या फ्लैश बर्न में आ सकता है आपके साथ, जो एक्सप्लोजन से होता है, ठीक है। मैं ब्रीफली एक्सपोज अ पर्सन टू वेरी इंटेंस हीट, कि हमारे साथ जो बंदा है बहुत ज्यादा इंटेंस हीट में हमारे साथ एक्सपोज होता है। लाइटिंग स्ट्राइक्स कैन काज अ फ्लैश बर्न। लाइटिंग स्ट्राइक जो आप जब बारिश में आसमान की बिजलियां गिरती है, आप उससे भी आपके साथ जो लाइटिंग स्ट्राइक आप उसे कहते हो, तो उससे भी आपको फ्लैश बर्न हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? हम स्टॉप करेंगे जो बर्निंग सोर्स है। लाइक मुझे आग से क्या हो रहा है, आग की शुगलों से मुझे, मैं जल रहा हूँ, तो मैं अपने हाथ को हटाऊंगा, या कोई मेरा दोस्त जो है आग में जल रहा है तो मैं कंबल उस पर डालूंगा वगैरह। मैं जो बर्निंग सोर्स है उसको क्या करूंगा, उसको खत्म करूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, कूल द बर्न एरिया। जो आप लोगों ने नॉर्मल जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं, कि यार जहाँ पर हमें क्या होता है, बर्न हो गया, जल गया मेरा हाथ, तो भाई टूथपेस्ट लगाओ उसके ऊपर, ठीक है। एंड रिमूव ऑल ज्वेलरीज। अगर कोई ज्वेलरीज है हमारे साथ तो आपने जल्दी से रिमूव करनी है उस इंसान से। इंक्रीज एक्सपोजर टाइम विल इंक्रीज डैमेज पेशेंट। तो जितना अगर एक्सपोजर टाइम हमारे साथ बढ़ेगा तो डैमेज उतना ज्यादा हमारा पेशेंट को मिलेगा। ऑल पेशेंट शुड हैव अ ड्राई ड्रेसिंग अप्लाइड टू। अच्छा, सारे पेशेंट को आपने क्या करना है, ड्राई ड्रेसिंग करनी है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, आपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, और आपने कंफर्ट प्रोवाइड करना है। कंफर्ट प्रोवाइड का मतलब क्या है, कि बंदे को अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है या सेकंड डिग्री बर्न है, तो उसमें वहां पर नर्व होगी हमारे साथ स्किन में, और उसको पेन की शिद्दत बहुत ज्यादा होगी। तो आपने पेन की शिद्दत को कम करने के लिए क्या करना है,
उसको दवाई देनी है कि यार पेन किलर है हो गया वगैरह, आपने कंफर्ट देना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने थर्मल बर्न में मैनेज करनी है। अब इनहेलेशन बर्न हमारे साथ आता है। इनहेलेशन बर्न कैन अकर व्हेन बर्निंग टेक प्लेस इन एनक्लोज स्पेस विदाउट वेंटिलेशन। इनहेलेशन बर्न हमारे साथ ये होता है कि कोई बंद जगह पर आपके साथ क्या होता है जहां पर वेंटिलेशन ना हो और आप बर्निंग पे एक्सपोज हो जाओ, तो वहां पर आप इनहेल करते हो, इनहेलेशन बर्न आप उसे कह सकते हो, ठीक है। ये मोस्टली आपके साथ वर्किंग फैक्ट्रीज में वगैरह में उस जगहों में इनहेलेशन बर्न आपके साथ हो सकता है कि एक बंदा फंस गया एक जगह पर, वहां पर तो आग नहीं लगी थी लेकिन धुआं वगैरह वो चीजें जा रही थी, तो इनहेलेशन बर्न हो गया उसको। उससे आपके साथ डैमेज होता है अपर एयरवे, ठीक है, जो हमारे साथ इसके साथ एसोसिएट होता है। लोअर एयरवे भी हमारे साथ डैमेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो लोअर एयरवे में ज्यादातर अगर हम केमिकल को इनहेल करते हैं पर तो हम उसकी वजह से भी हमारे साथ हो सकता है। You may encounter severe upper airway swelling require intervention। अच्छा, अगर हमारे साथ इनहेलेशन बर्न में अपर एयरवे स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, तो हमारे साथ इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। हमने क्या करना है, हमने जल्दी से उसको अस्पताल पहुंचाना है, हमने 1112 पे कॉल करना है, ठीक है। या अगर हमारे साथ अस्पताल में आ गया, अब मैं एज अ प्रायोरिटी नर्स हूँ ट्रायज ट्रायज में ईआर में, तो मैंने क्या करना है, मैंने उनसे हिस्ट्री लेते हुए अब देखना है कि भाई इसकी एयरवे अगर ये बर्न के साथ आया है और इनहेलेशन बर्न है और उसकी अपर एयरवे में स्विलिंग है, तो उसको फिर जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, प्रायोरिटी में डालना है कि उसको ट्रीटमेंट और उसको केयर मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा कंसिडर रिक्वेस्टिंग एस एएलएस बैकअप, आपने एलएस की रिक्वेस्ट भी करनी है। हाँ, कंबंशन प्रोसेस प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ टॉक्सिक गैसेस। जो हमारे साथ कंबंशन होता है वो हमारे साथ प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ गैसेस से, और जो हमारे साथ नुकसानदेह होते हैं अपर एयरवे ट्रैक में और हमारे साथ इनहेलेशन बर्न में हमारे साथ। अच्छा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। इंटॉक्सिकेशन शुड बी कंसिडर व्हेनेवर अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेम प्लेस आर रिपोर्ट अ हेडेक और नाजिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन जो है, वो हम कंसिडर करेंगे अगर एक ग्रुप हमारे साथ आ गया हमारे ईयर में और वो हमारे साथ हेडेक और नाजिया की क्या कर रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसको कंसिडर करना है। मैनेजमेंट क्या होगा, फर्स्ट हम इंश्योर करेंगे कि हम सेफ्टी में रहे, ठीक है, या हमारे को वर्कर जो है वो भी हमारे साथ सेफ रहे। उसके अलावा हमारे साथ जो ट्रीटमेंट होगी कि हमारे साथ अगर प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट पेशेंट को आप देंगे तो आप सस्पेक्ट हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजनिंग इंक्लूड डी कंटेमिनेशन एंड सपोर्टिव केयर। अगर आप अस्पताल से बाहर है तो और ऐसे एक्सपोज हुआ है, गैसेस एक्सपोज हुआ है बंदे को, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सपोर्टिव केयर देना है। सपोर्टिव केयर आपने इस वजह से भी देना है कि जो गैसेस होते हैं वो हमारी बॉडी पर मुख्तलिफ असरात करते हैं, कि जैसे आपने लाफिंग गैस का सुना होगा, जो हमारे साथ मुख्तलिफ हार्मोन उसकी वजह से सिक्रिएट हो सकते हैं और बंदा ज़्यादा स्ट्रेस में भी जा सकता है या उसको और तकलीफ भी दी जा सकती है। और सपोर्टिव केयर में हम क्या करते हैं, सपोर्टिव केयर में हम सिर्फ मेडिसिन नहीं देते बल्कि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हम देते हैं। तो यहाँ पर मुराद ये है कि आपने क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है अपने पेशेंट को। केयर फॉर एनी टॉक्सिक गैस एक्सपोजर इंक्लूड रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब केयर ये होगा, जो अगर कोई बंदा भी एक टॉक्सिक गैस के साथ क्या हो गया है, वो एक्सपोज हो गया है, तो आपने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस फैक्ट्री में काम कर रहा था और कौन सी गैसेस पे ये एक्सपोज हुआ है, ठीक है। फिर आपने रिकग्निशन करनी है और आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है उसके साथ साथ। हमारे साथ जो पोटेंशियल थ्रेट्स है उसमें हमारे साथ आता है इंसिडेंट रिलेटेड टू द यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। अब रेडिएशन बर्न्स की तरफ हम आते हैं, तो रेडिएशन बर्न्स आप जानते हो कि आप एक्सरे डिपार्टमेंट में हो गया या कोई और
जहाँ पर हमारे साथ रेडिएशन हो सकती है, रेडिएशन रेज हो सकती है। तो जहाँ पर रेडियो एक्टिव रेज है, तो हमने क्या करना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में ख्याल करना है। अगर आप अपने पेशेंट को लेके जा रहे हो एक्सरे डिपार्टमेंट में एक्सरे करवाने के लिए, तो आपने क्या करना है, प्रोटेक्शन जो है खुद लेनी है, और आपने एक्सपोज नहीं होना उस रेज से। इंटेंशनली रिलीज रेडियो एक्टिव एंड टेररिस्ट अटैक। अब ये हमारे साथ, आपको पता है कि दुनिया में कंस्पिरेसी बहुत ज्यादा हो गई है। दुनिया में आपके साथ जंग और ये मुख्तलिफ चीजें भी बहुत ज्यादा हो गई है, और मुख्तलिफ वेपन्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो जो रेडिएशन होते हैं वो हमारे साथ ऐसे टेररिस्ट अटैक में इस्तेमाल होते हैं, जो बिना बेगुनाह लोगों को की जान लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल खुद के सुसाइड जो होंगे, उसकी बॉम्ब में ऐसी चीजें डालते हैं कि वो आपके साथ रेडिएशन क्रिएट करता है, और उस रेडिएशन से लोगों को नुकसान फिर पहुंचता है। You must determine if there has been a radiation exposure, and then whether ongoing exposure continue to exist। अच्छा, आपने ख्याल रखना है कि अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर रेडिएशन हो रही है, तो क्या करना है, आपने मिनिमम एक्सपोजर पे आपने आपको लेके जाना है। दूसरा जो हमने टेररिस्ट अटैक के बारे में कहा, कि जो जापान में आपके साथ एटम बम गिरा था, वो उसमें आप देख सकते हो कि उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आप लोगों ने देखी होगी, कि अब भी वो लोग जो है, या जापान में बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ हेल्थ की वजह से बहुत कंप्रोमाइज जिंदगी जी रहे होते हैं। तो अभी भी उस रेडिएशन वहां पर, उससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं काफी हद तक। अच्छा, अब हमारे साथ जो रेडिएशन है, उसमें हमारे साथ बेसिकली थ्री टाइप है। एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, और तीसरा हमारे साथ गामा है। अब अल्फा जो है, ये हमारे साथ बहुत कम पेनेट्रेटिंग एनर्जी के साथ हमारी स्किन जो है उसको कंप्रोमाइज करता है, ठीक है। अब बीटा जो है वो उसकी शिद्दत, या जो वो हमारे जिस्म को नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी हमारे साथ बीटा गैस जो है, हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्लॉथिंग हो गया, या हमारे साथ और प्रोटेक्टिव शील्ड हो गए, जो एक्सरे डिपार्टमेंट में हो गए, ठीक है। अब गामा जो है, ये हमारे साथ बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं हमारे साथ, जो हमारी बॉडी को इतने सॉलिड बहुत एक्सट्रीम हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, कि इजीली पास थ्रू द बॉडी एंड सॉलिड मटेरियल। जो गामा रेज या रेडिएशन होते हैं, अगर हमारे सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी है जो एक्सरे का है, ठीक है, उससे भी जो सॉलिड मटेरियल है, उससे भी हमारे साथ ये रेडिएशन निकल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, इसकी शिद्दत जो है गामा की से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक्सरेज जो है वो अल्फा और बीटा में आप काउंट कर सकते हैं, ज्यादातर अल्फा में हमारे साथ आ सकते हैं। मोस्ट आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सीडेंट इन्वॉल्व गामा रेडिएशन और एक्सरे। जो हमारे साथ ज्यादा आयनाइजेशन रेडिएशन के एक्सीडेंट होते हैं, उसमें तो या गामा रेडिएशन के हमारे साथ होते हैं, या हमारे साथ एक्सरेज होते हैं, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, जो पेशेंट जो है वो रेडियोएक्टिव सोर्स पे एक्सपोज हुआ है, तो आपने क्या करनी है, तो उनकी बॉडी में हमारे साथ क्या हो, सबसे पहले हजमत रिस्पॉन्डर जो है वो उसको ट्रीट करेगा। हजमत रिस्पॉन्डर वो हमारे साथ वो लोग होते हैं, अगर कोई यहाँ पर जहाँ पर ऐसे रेज है, अगर वहां पर कोई हादसा होता है, तो ये लोग बहुत ज्यादा, जो से बम डिस्कॉर्डर स्क्वाड होंगे, या फिल्मों में आपने फायर ब्रिगेड वाले देखे होंगे, तो ऐसा एक टीम होता है जो वहां पर जाते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, उसको जो रेडिएशन है, क्योंकि ये रेडिएशन फिर उसकी बॉडी से भी निकलते हैं ना उन लोगों के, तो उसके साथ फिर वो हैंडल करेंगे, जो प्रोटोकॉल होंगे उन लोगों के, उसकी बनिस्बत कि वो उसकी बॉडी जो है वो सेफ रहे। जो जो बंदा एक्सपोज हो जाता है उस रेज में, तो उसकी बॉडी से ये रेज और इंसान तक भी जा सकते हैं। तो ये हजमत रिस्पॉन्डर एक टीम होता है, तो उसमें इनिशियली उस पेशेंट को क्या करना है, एनकाउंटर करना होता है। उसके बाद आपने हेल्थ फील्ड वर्कर में, नर्सेज ने, या पैरामेडिक स्टाफ और जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वहां पर लाना होता है। लेकिन सबसे पहले हजमत रिस्पॉन्डर जो है वो इनिशिएट करेंगे पेशेंट के कांटेक्ट को। अच्छा, इरिटेट ओपन वुंड हमारे साथ हो सकता है, इसकी वजह से हमारे साथ अगर कोई कहाँ पर रेडिएशन हो गई है, तो आपने नज़दीक हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना है, और बताना है कि वहां पर हमारे साथ क्या हो गया है, इंजरी हो गई है, सॉरी रेडिएशन की वजह से हमारे साथ ये नुकसान हो गया है, ठीक है।
तो आपने ये चीज भी करनी है साथ साथ में। मुकद्दस आवाज सही आ रही है मंशा, मुकद्दस, मंशा, नीरब, अंजुम। समझ भी आ रही है आवाज के साथ साथ या नहीं? अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है कमेंट बॉक्स में किसी का? हाँ, अच्छा मैं देख लेता हूँ। कंबक्शन। अच्छा। अच्छा, नादिया रियाज, इसका मतलब ये है, ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जब जिसमें हमारे साथ सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन की वजह से हीट ज्यादा ले लेता है। जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन की वजह से हमारे साथ आग जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो कंबस्टन हम इसे कहते हैं। अच्छा। तो एक स्लाइड रहता है आज के क्लास का, और ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म नहीं होता क्योंकि असेसमेंट जो है वो बाकी है। वैसे आपका टॉपिक तो पैथोफिजियोलॉजी है, लेकिन हम एक साथ पढ़ लेते हैं, पता नहीं कि आपकी एग्ज़ाम में कैसा आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक स्लाइड के बाद ख़त्म कर लेते हैं, बस अभी 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, लेंथ है, जो पेशेंट एक्सपोज हुआ है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। आपने लिमिट करना है योर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, अगर एक बंदे को हजर टीम ने भी वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड किया हुआ है, लेकिन जो रेडिएशन की वजह से एक पेशेंट आपके साथ है, तो आपने अपना एक्सपोजर भी कम रखना है उसके साथ। ठीक है, इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, आपने अपना सोर्स भी उससे दूर रखना है। अगर इस जगह पर आपका पेशेंट भी एक सोर्स है रेडियो रेडिएशन का, ठीक है, तो आपने आपको भी आपने दूर रखना है। अटेम्प्ट टू प्लेस शील्डिंग बिटवीन योरसेल्फ एंड द सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन, यही बात है कि आपने खुद को भी इस चीज से अलग रखना है। और जो प्रोटोकॉल है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो आपने उसके साथ साथ उसको ट्रीट करना है। अच्छा, ये यूनिट हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम असेसमेंट जो है इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे।